आज हमारे साथ हैं CHSL 2024 में 273 रैंक प्राप्त करने वाले रामचरण। तैयारी करने का विचार है वो कब आया, तो कितने मार्क्स आए आपके वहाँ पर? उसमें मेरे रो स्कोर था, लेकिन वही है, प्रैक्टिस नहीं थी। टाइम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए। आपने 6 या 7 महीने की जो कोचिंग की है उसमें कितने दिन आपकी छुट्टी रही है? मेरी मुश्किल से 5-6 दिन छुट्टी रही होगी 6-7 महीने में, क्योंकि हमारी पहली बात तो कि गांव यहाँ से दूर है 200 किलोमीटर, तो जाने का डेली जाने का तो सवाल ही नहीं है। फिर अगर यहाँ पर रह गए, कोचिंग में रह गए, हॉस्टल में रह के पैसे देते, तो फिर वहाँ पर रुकने का क्या मतलब है। नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ हैं CHSL 2024 में 273 रैंक प्राप्त करने वाले रामचरण। तो स्वागत है रामचरण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रामचरण जी आज आपको बताएंगे अपनी स्टडी की जर्नी, इन्होंने कब शुरुआत की पढ़ने की, कब SSC का विचार इनके मन में आया, इनकी तैयारी की जो शुरुआत हुई वो किस समय हुई, कौन से ईयर में हुई, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो रामचरण जी, सबसे पहले आपके मन में SSC का जो तैयारी करने का विचार है वो कब आया? सर, मेरा SSC करने का विचार जैसे सुना हुआ तो उसके बारे में मेरा 2021 से था, लेकिन मेनली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2023 में। 2023 में जब मेरे बड़े भाई ने इसके बारे में सजेस्ट किया कि SSC एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पोस्टें होती है, CGL CHSL वो। फिर मैंने 2023 में CHSL का एग्ज़ाम भी दिया। महीने 2 महीने था तो तैयारी उतनी गजब नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे से बन पाया मैंने वो किया। और तो CHSL 2023 आपने पहली बार दिया, पहली बार दिया। और जो कि बिना कोचिंग बिना तैयारी के मुझे लगता है। हाँ, बिना तैयारी के दिया। ठीक है, तो कितने मार्क्स आए आपके वहाँ पर? उसमें मेरे 121 रो स्कोर था। 121 स्कोर, तो वो कट ऑफ पार हुई आपसे? नहीं, कट ऑफ 150 के लमसम थी, और नॉर्मलाइज्ड भी मेरे उससे काफ़ी कम रह गए थे। ठीक है। और उसका मेन रीज़न था कि तैयारी बिल्कुल जैसे मैंने सिलेबस के हिसाब से अपने आप को तैयार तो कर लिया था, लेकिन वही है, प्रैक्टिस नहीं थी। मैथ, रीजनिंग, उसमें क्वेश्चन छूट रहे थे। टाइम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए। तो उसके बाद आपके मन में क्या विचार आया? मतलब सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे, तो फिर कोचिंग का या सेल्फ स्टडी आगे कंटिन्यू रखी आपने? जुलाई 2023 में मेरा एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट देखा ही नहीं मैंने कि मेरे को पता चल गया। मैथ में मेरे क्वेश्चन छूट रहे थे। चलो, बेसिक तो मेरा क्लियर था, लेकिन स्पीड की वजह से मेरा मैथ छूट रहा था। इंग्लिश भी नॉर्मल वोकैब मेरे को आ रही नहीं थी। जीके तो बिल्कुल ही जैसे आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहाँ से आ रही थी वो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब तो कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैथ्स में आपके जब CHSL का पेपर हुआ, आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन छूट रहे थे, कितने क्वेश्चंस आप CHSL के एग्जाम में उस समय पे अटेंड कर पा रहे थे? लमसम 12-13 क्वेश्चन मैंने मैथ में अटेंड किए थे, बाकी छूट गए थे। ठीक है, और 2024 तक की आपने जर्नी फिर सफलता में इसको बदला। हाँ। तो इस बीच में क्या क्या हुआ? 2023 की असफलता और 2024 की जो सफलता, इस मध्य में जो आपका संघर्ष रहा, इसके मध्य में जो आपका संघर्ष रहा, उसके बारे में डिटेल से बताइए। उसमें जुलाई अगस्त 2023 का CHSL और जुलाई 2024 का CHSL, ये मेरा बीच का 1 साल का लमसम गैप था। उसमें मेरे 7 महीने उत्कर्ष क्लासेज जो जयपुर में मेरे पढ़ाई की। वो बैच नंबर आपका था B12? B12 बैच था। ठीक है, B12 था। तो आपने यहाँ पर जुलाई वाला बैच ज्वाइन किया था? 4 सितंबर से हमारा बैच 4 सितंबर से। ठीक है, तो 7 महीने लगभग हमारा सिलेबस होता ही है, वो तैयारी की आपने। हाँ। तो उस तैयारी के दौरान क्या क्या आपका रहा, और जब उत्कर्ष क्लासेस ज्वाइन किया उससे पहले आप कोचिंग ज्वाइन करने के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए क्या मन में विचार चल रहा था आपके? विचार ये था कि बाकी जैसे मेरे को ऐसे लगा कि बाकी सब्जेक्ट में मेरी पकड़ ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो मेरे को बुक से कहीं से कर लूँगा, लेकिन जीके वो कहाँ से करूँगा। तब जीके के लिए प्लेटफॉर्म मेरे बड़े भाई ने बताया कि उत्कर्ष क्लासेज है, अभी वहाँ से रैंक भी निकली है। जीके के लिए वैसे भी फेमस था उत्कर्ष, तो उत्कर्ष जयपुर मैंने ज्वाइन करने का फैसला किया। उसके बाद यहाँ पे आया कि यहाँ तो जैसे इंग्लिश भी बेस्ट है, मैथ भी बेस्ट है, रीजनिंग भी, सभी भी उनकी प्रैक्टिस के लिए है ना, इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपने, जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब हम क्वेश्चंस बोलते थे तो आप सबसे पहले आंसर दिया करते थे क्लास में, मुझे याद है इस बात। तो उससे स्पीड में पूरा ही फर्क आ गया। जैसे मेरे 15 क्वेश्चन कर पाया मैं 2023 में,
और वही मेरे चॉइस में मेरे टाइम बच गया, उल्टा कि 5-7 मिनट मैंने पहले कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रैक्टिस का ही हाथ है, और मैथ में तो आपका ही हाथ है। क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन बुकलेट वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, सर ने करवा लिए। बीच में जैसे ओवरऑल अब देखते थे तो बुक के जैसे 10-15 ही क्वेश्चन हो पाए 1 घंटे में, लेकिन उसके साथ साथ सर के बोले हुए क्वेश्चन है वो लमसम 30-40 क्वेश्चन है वो कर देते थे हम एक दिन में। तो उससे कि जैसे मेरे को पहले बताना है, इससे पहले मेरे को बताना है, उस चीज़ से मेरी स्पीड में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन की तो सबसे पहले ये बताइए, बहुत सारे बच्चे कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोचिंग अच्छी होती है, बट इनकी कंटिन्यूटी नहीं बन रहती है। तो आप इनको बताइए कि आपने 6 या 7 महीने की जो कोचिंग की है उसमें कितने दिन आपकी छुट्टी रही है? मेरी मुश्किल से 5-6 दिन छुट्टी रही होगी 6-7 महीने में। और क्योंकि हमारी पहली बात तो कि गांव यहाँ से दूर है 200 किलोमीटर, तो जाने का डेली जाने का तो सवाल ही नहीं है। फिर अगर यहाँ पर रह गए, कोचिंग में रह गए, हॉस्टल में रह के पैसे दे के, तो फिर वहाँ पर रुकने का क्या मतलब है। तो यही है, जाना ही पड़ता था। अब जाके यहाँ पर रह के अगर हम क्लासेस छोड़ें तो सही नहीं लगता। इस वजह से मैंने तो कोई एक भी क्लास मिस नहीं की। यहाँ पे रहा तो चलो 5-10 मिनट लेट हो गए, वो ऑनलाइन अपने उत्कर्ष में सुविधा है कि ऑनलाइन मोबाइल में देख लें, 5-10 मिनट मिस हो गई वो 2x से देख के फिर क्लास में एंट्री कर ली। तो कोई भी कंटेंट छोड़ना नहीं है, जो दे रहे हैं वो सब लेना है। जब आपने ज्वाइन किया होगा काफ़ी भीड़ रही होगी, बहुत बच्चे रहे होंगे क्लास में। जब मैं आया था तब तो स्ट्रेंथ हमारी लगभग 100 के आसपास थी, और और जब आप गए तब गए- की स्ट्रेंथ? गए तब लास्ट क्लास में मुझे याद है 15-20 बच्चे ही बचे थे बस। तो मोस्टली बच्चे आपने देखा होगा क्लासरूम में क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और भटकाव की एक स्थिति बनती है। तो छात्रों को इससे बचना चाहिए। एक बार अच्छे से नोट्स बन जाए, अच्छे से क्लास हो जाए, उसके बाद सेल्फ स्टडी अगर अच्छे से करे तो सिलेक्शन की राह आसान रहती है। यही रामचरण ने इन चीज़ों को फॉलो किया है। अब मैं 1 बाय 1 एक सब पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ सब हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं, सबसे जो उनकी बड़ी समस्या है कंटिन्यूटी की है, प्रैक्टिस की है, वो सब हम उसको लेकर चलने वाले हैं। तो पहला सवाल मैथ्स से शुरू करते हैं हम। मैथ्स में आपने जो तैयारी की, क्लास नोट्स के अलावा क्या और कुछ पढ़ा जो क्लास पे पढ़ाया है, जो हमारी बुकलेट मिलती है उत्कर्ष की, उसके अलावा? उसके अलावा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल्के फुल्के लगा लेने चाहिए। बाकी मास्टर मैथमेटिक्स उत्कर्ष पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें जो कंटेंट वाइज अगर मान लो बुकलेट में कोई भी आपको लगे कि ये सफिशिएंट नहीं है तो उस बुक में आपको सारा मिल जाता है कंटेंट। ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के लिए आपने ग्रामर, वोकैब, ये सब मतलब क्लास नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट थे या और कुछ भी आपने प्रेफर किया? मैंने ग्रामर के लिए तो जैसे मेरा हल्का फुल्का बेसिक क्लियर था पहले, तो मैंने सोचा कि ग्रामर तो मैं कर लूँगा। लेकिन जहाँ मतलब जब मैं यहाँ पे पढ़ने आया और सर ने जैसे ग्रामर के वो पॉइंट वाइज जैसे नोट्स पढ़ाए ना, तो मुझे पता चल गया कि इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। तो ग्रामर तो मैंने वो भी मतलब पूरा वहीं से कर लिया। और मैंने 2023 के CHS से पहले एक इंग्लिश की बुक खरीदी थी, SV बख्शी इंग्लिश के नाम से आती है। SV बख्शी साहब की, ठीक है। तो उससे मैंने वोकेब वहीं से मेरी स्टार्टिंग की हुई थी, तो मैंने उत्कर्ष वाली वोकेब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये भी सफिशिएंट है, बहुत सारे हैं, मैंने देखे भी थे, लेकिन वो है कि सोर्स एक होना चाहिए। मैं यहीं से भी कर लूँ, वहीं से भी कर लूँ, तब वो मेरा कंटेंट ज़्यादा हो जाता। तो ग्रामर तो मैंने 101% यहीं से ही की है सारी, लेकिन वोकेब है वो मैंने उस बुक से। वोकैब के लिए इन्होंने बताया कि बख्शी साहब की किताब से की है, तो अच्छी किताब है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश हाँ, इंग्लिश में ही आती है वो बुक। चलिए, और रीजनिंग के लिए बताइए बच्चों को। रीजनिंग में तो आप क्लास अटेंड कर लो, उससे ज़्यादा तो क्या ही है। रीजनिंग में अगर आप रेगुलर हो, क्लास आपने सारी अटेंड कर ली, बुकलेट के वो क्वेश्चन करवा देते हैं, वो कर लिए, फिर रीजनिंग में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर, जो पूरे भारतवर्ष की समस्या बनी हुई है और प्रत्येक छात्र की समस्या बनी हुई है। इस बार के मेंस में भी हमने देखा है, CGL मेंस 2025 जो हुआ है, इन्होंने भी CGL मेंस 2025 भी दिया है, उसके रिजल्ट की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 320 नंबर इनके CGL मेंस में इस बार बने हैं। हाँ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद शायद कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, हाँ, तो उम्मीद है कि CGL में भी ये सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो समस्या इनकी भी GS में रही है, तो GS की CHSL में आपने समस्या को कैसे पार किया? CHSL में तो जैसे मेरे GS में मेंस में मेरे
60 में से 51 नंबर थे। तो जीएस को समस्या तो थी मेरे। CHSL 2023 में मेरे जीएस में 8 नंबर 5 नंबर या 8 नंबर आए थे मेरे। तो मेरे को पता चल गया यही है मेरी वीक पॉइंट भी यही है। तो जीके पे उसके लिए मैंने उत्कर्ष ज्वाइन की। फिर रेगुलर क्लास है, प्रॉपर नोट्स वो सारे करके फिर उसको डेली 1-2 घंटा उसके बाद कोचिंग के बाद उसको रिवाइज करना और लगातार बार बार उसको रिवाइज करके मेरे 51 नंबर आ गए 60 में से। तो उसका तो मेनली मेरा तो उत्कर्ष 60 में से 51 नंबर जीएस में नंबर आया। वेरी गुड। और यही है मेन। और उसके बाद कुमार गौरव सर के एक ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है। मतलब आपने क्लास को प्रॉपर पढ़ा, नोट्स बनाए, वो पढ़े। अब आप बता रहे हैं कुमार गौरव सर की ब्रह्मा सीरीज, ये तो ये है। और प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है, कोई भी आप प्रीवियस ईयर की किताब लो, कहीं से PDF हो, 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन है, अगर वो आप बार बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये है कि आप कहीं से आगे हो, और नहीं हो रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि अगर आपसे 5 साल वाले प्रीवियस ईयर पढ़ के भी नहीं हो रहे तो वो किसी से नहीं हो रहे, तो आपको उनकी लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जीएस के लिए जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उनके क्लास नोट्स प्रॉपर रिवाइज करिए। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मास्त्र सीरीज वाला कुमार सर का कोर्स लिया था, उसको प्रैक्टिस किया अच्छे से, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे कराए गए थे। और उसके बाद इन्होंने PYQ, देखिए PYQ जीएस में कम से कम आपके 5000 के आसपास PYQ आप प्रैक्टिस जरूर करिए। इन्होंने भी 3-4 साल की PYQ प्रैक्टिस की है। PYQ प्रैक्टिस करना, क्लास नोट्स को पढ़ लेना, क्लास नोट्स से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो PYQ से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं सारे के सारे। और ब्रह्मा सीरीज में पढ़ा तो उसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर ये कॉम्बो तैयार हो गया, उससे आपके नंबर्स हमेशा बढ़ेंगे। अगर सबका हो रहा है तो आपका भी होगा, ध्यान रखना, आप किसी से पीछे पिछड़ेंगे नहीं। इससे इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि हमारे नंबर किसी से कम नहीं रहेंगे। अगर आएगा तो हमारी याद का आएगा, नहीं आएगा तो किसी की याद का नहीं आएगा। तो कंपटीशन में यही होता है, एक रेस है, इसमें आगे निकलना होता है। पेपर अगर बहुत हार्ड भी बन गया है तो उससे घबराने की आवश्यकता एग्जाम हॉल में नहीं होती है। दूसरी बात मैं अभी सलाह अपनी तरफ से देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात होती है कि एग्जाम हॉल में कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 10-20 क्वेश्चन करने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम हॉल यानी युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद ये नहीं सोचा जाता कि आप हारेंगे या जीतेंगे। जब तक युद्ध पूरा ना हो जाए उसके बाद परिणाम आपके हाथ में भी नहीं है, तो परिणाम का प्रतीक्षा करें। यानी एग्जाम हॉल में जब एग्जाम दे रहे हैं तब बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो रामचरण जी, अब हम आएंगे, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश भी हो गया है, जीएस भी हो, कंप्यूटर के बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं, जो केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं जिसमें। कंप्यूटर में जैसे CHSL में पासिंग मार्क्स 45 नंबर का होता है, 12 नंबर उसमें लाने रहते हैं। भैया बहुतों को नहीं आता, अब की बार तो CHSL का ईजी था, लेकिन ये है मेरे अगर जर्नी के बारे में बताऊँ तो पहले मेरा पढ़ा हुआ नहीं था कंप्यूटर, हल्का फुल्का तो जैसे CPU माउस वो तो आता ही है। दीपराज सर है हमारे, वहाँ से कंप्यूटर पूरी जो उनके है वो कर लिए। और प्रीवियस से आपको बताइए वो जीके में वो कंपिलेशन उसके साथ में आती है कंप्यूटर की, वो कर लिए थोड़े क्वेश्चन। तो मेरे 34 नंबर थे शायद, 34 नंबर कंप्यूटर में 34 नंबर थे। और दीपराज सर जिनका ये नाम ले रहे हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं उत्कर्ष में, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह सर क्लास लेते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं और बहुत ही अच्छा, मैंने भी सर के पढ़ाने की शैली देखी, बहुत शानदार शैली है कंप्यूटर पढ़ाने की। तो कंप्यूटर अगर उनकी आपको कहीं अगर आप उनको आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते तो ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके सर की क्लास ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी क्लासेस उनकी रहती है। तो ये आपकी जर्नी रही सब्जेक्ट वाइज, और जयपुर आने का प्लान आपका बना 2023 के बाद। अब 2024 के रिजल्ट की बात करते हैं, जो CHSL का रिजल्ट है, कितने मार्क्स आए आपके? मेरे रो 154.5 नंबर थे प्रीलिम्स में। जैसे उसकी कट ऑफ हमारे OBC की 155 गई थी, तो एक बार को कट ऑफ देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं हुआ। अच्छा, शुरू में ऐसा लगा कट ऑफ देख के कि नहीं हुआ? क्योंकि 154.5 नंबर थे। फिर लिस्ट में नाम आया और थोड़े दिनों बाद जब नॉर्मलाइज स्कोर आया तो मेरे 165 नंबर थे। हाँ, हार्डेस्ट शिफ्ट थी हमारी। अच्छा, तो फिर उसमें तो CHSL में तो अच्छा, शुरू में जब रिजल्ट आपका आ रहा था आपके हिसाब से, मतलब नंबर ही नहीं आया, प्रीलिम्स में पास ही नहीं हुए, क्योंकि कट ऑफ 1 नंबर कम लगभग लग रहा है ना? ना, और फिर नॉर्मलाइज हुआ स्कोर और आपके नंबर बढ़ गए, लगभग 165 हो गए। 165 हो गए, लगभग 11 नंबर आपके बढ़ गए, तो वहाँ आपका नाम था। वेरी गुड।
अब आप मेंस देने गए हैं, मेंस की तैयारी के लिए कितना समय मिला आपको? मेंस की तैयारी के लिए उससे पहले भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब आपकी उत्कर्ष की कोचिंग खत्म हुई और जब आप प्रीलिम्स देने गए 2024 का, उस बीच में कितना गैप था आपके पास? उसमें अप्रैल में हमारे बैच खत्म हुआ था अप्रैल में बैच खत्म हुआ। और अप्रैल मई जून ये 3 महीने थे। 1 से 11 तक तो 1 से 12 तक तो वो शायद CHSL के एग्ज़ाम थे। तो अप्रैल मई जून 3 महीने थे। 3 महीने में यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3 महीने में आपने मतलब कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी से हाँ। यहाँ तक आप पहुंचे। और अब मेंस और प्री के बीच में कितना गैप था? उसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4-5 महीने का गैप था। फिर 4-5 महीने का गैप था। उसमें मेरे कितना स्कोर किया आपने उसमें मेंस पे? मेंस में मेरे 336 नंबर आए। 336 360 360 में से। तो बच्चे इन सब बातों को नोट करते रहिए, कितने मार्क्स ये लाए हैं, ये रो मार्क्स बता रहे हैं। अब नॉर्मलाइज स्कोर कितना है? जैसे CHSL में तो एक ही शिफ्ट थी हमारी, CGL में 2 शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइज वाला रो था। इसमें तो कोई एक ही शिफ्ट, एक ही तो शिफ्ट। इसमें नॉर्मलाइज कुछ नहीं। हाँ। ठीक है। और मैथ्स में कितना स्कोर किया आपने इसमें? मैथ में मेरे 82 था स्कोर। 82। कितने क्वेश्चन ठीक हुए? अ, 30 में से 28 सही थे हम्म। और 2 गलत थे। इंग्लिश में स्कोर? फुल ऑन था, 120 ऑन 120 थे। ये इंग्लिश में 120 अपॉन 120 लेकर बैठे हुए हैं सर हमारे, यानी इंग्लिश में इनके फुल मार्क्स थे मेंस में। तो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा पर्सनल अपनी तरफ से, वो इंग्लिश को थोड़ा मेहनत करें, वोकैब पे थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि क्लासरूम में भी हम देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, बच्चा वोकैब पे मेहनत करना नहीं चाहता है। आपकी कितनी वोकैब याद है, मतलब कितने वर्ड्स का स्टॉक आपके माइंड में है? वैसे एग्जैक्टली जैसे मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन एक बार मैं से पेज वाइज आइडिया लगा रहा था तो लगभग 6-7 हज़ार शब्द मेरे को जैसे याद है कंठस्थ थे। ये जो बता रहे हैं ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, मेरी बहुत सारे टॉपर से बात होती है। और मेरी खुद का भी, जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ था तो मैंने भी 5000 का स्टॉक तैयार किया था वोकैब का। तो 5000 प्लस वर्ड, 5000 प्लस वर्ड आपकी याद होने चाहिए वोकैब के इंग्लिश में, तब जाके आपकी इंग्लिश पे कमांड आती है, तब जाके आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते हैं। तो वोकैब यानी इंग्लिश में आपके 120 अपॉन 120। रीजनिंग में सर? रीजनिंग में 83 90 की आती होगी रीजनिंग भी, है ना? और 83 मार्क्स आए, तो इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? मेरे इसमें 28 सही थे, एक गलत था और एक मैंने छोड़ दिया था, वैसे डाउटफुल लगा मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो रीजनिंग में तो बच्चे 30 अपॉन 30 भी कर रहे हैं, मतलब 90 अपॉन 90 कर रहे हैं। रीजनिंग तो मेंस में अभी आनी शुरू हुई है। हाँ। तो यहाँ पर आपका स्कोर कैसे, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन गलत होने का चांस और छोड़ने का चांस कैसा रहा? मैं तो रीजनिंग में दोनों में यही हुआ कि जैसे अब अपन पूरे बेरोजगार हैं, अपने को चाहिए जॉब, तो वो प्रेशर लेके अपन बैठते हैं अंदर, बेरोजगार वाले प्रेशर कि हाँ है। तो जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन थे वो मेरे मैथ और रीजनिंग दोनों में सही है। अगर आप मान लो मुश्किल, मीडियम और इजी अगर कैटेगराइज करेंगे तो मेरे मुश्किल वाले सारे क्वेश्चन सही है। अगर आप इजी वाले क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें अपन जल्दी कर देते हैं कि हाँ जल्दी अपने को पूरा करना है, क्वेश्चन कैसे करें, तो ये देखा हाँ इसका तो यही होगा, वे कर दिया। तो इस वजह से मेरे जो मैथ और रीजनिंग में जो 4 इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन गलत हो गए, वो इजी हो रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है, वो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन आप, क्योंकि वहाँ हार्ड क्वेश्चन पे क्या है, दिमाग पूरा फोकस रहता है, और वहाँ थोड़ा सा क्या है कि माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा सोचते जल्दी से और जल्दी करने की सोचते हैं, तो वहाँ पर हमेशा गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इनकी हर बात को आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपका रामचरण का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये इंटरव्यू भारत के हर छात्र का हो रहा है जो आज CHSL दे रहा है, CGL दे रहा है या अन्य कोई भी एग्जाम दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे कि हर बच्चे को इससे लाभ पहुंचे। अब हम बात करते हैं आपसे मैथ्स और रीजनिंग में ही आपके मार्क्स इस तरीके से आए और आपने कुछ क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस क्या कर दिए, गलत कर दिए। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की, रीजनिंग की, इन दोनों में कैसा रहा स्कोर आपका? इंग्लिश का तो हो गया है, हाँ। रीजनिंग की और GS की? हाँ, GS में वही है, मेनली अब की बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा प्रीवियस ईयर बेस्ड आया था, तो हमको पहले तो वो चीज़ करनी है जो हम किसी के बिना बताए हम कर लें। वो कोचिंग में आगे, कोचिंग में 6-7 महीने जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो कर लिया ना तो आप ऑटोमेटिकली 70% बच्चों से ना आगे आ जाएंगे। नोट्स प्रॉपर बना लिए, सारी क्लास अटेंड कर ली, साथ में 7 महीने का कोर्स है, 7 महीने का कोर्स आप साथ साथ कर लिया, तो आप जीके में
आपको एड ऑन करना है वो बाद में करना है, पहले जो आपको चीज़ करनी है वो है कि कोर्स पूरा कर लो। कोर्स पूरा कर लीजिए। कोर्स पूरा करने के बाद आपको 70% बच्चों से आगे हो जाते हैं, ऐसा रामशरण जी कह रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि कोर्स पूरा करना ही आपके कम से कम, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो आप या खुद की सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कोर्स पूरा कर लिया है आपने तो 120-30 नंबर तो अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। फिर ऊपर जो है, उसके ऊपर जो है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो घूमता रहता है कि कक्षा में एक एनर्जी पे, और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो एक एफर्ट तो आपको लगानी ही पड़ती है अगली कक्षा में जाने के लिए। तो मैं अब पूछना चाहूंगा कि टेस्ट, हम टेस्ट पे बात नहीं की है अभी, टेस्ट कहाँ तक उस प्रेशर को कम करने के लिए फायदेमंद होता है? टेस्ट मेनली इम्पोर्टेंट, जैसे कोर्स कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ ही टेस्ट है। मैंने CHSL 2024 से पहले 50 मॉक टेस्ट दिए थे। CHSL 2024 से पहले 24 से पहले 50 मॉक 50 टेस्ट मॉक दिए थे। नोट कर लीजिए, 50 मॉक टेस्ट। जिन टेस्टों से आप भागते हम इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा आईना कोई हमें दिखाए। एक्चुअली अंदर से एक डर रहता है कि टेस्ट देंगे तो कहीं हमें अपनी असलियत ना पता चल जाए, ये एक डर रहता है, तो व्यक्ति अपनी असलियत देखने से डरता है। इन्होंने CHSL 2024 से पहले 50 मॉक टेस्ट दिए हैं। पहले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बताइए, पहले मॉक टेस्ट में। पहले मॉक टेस्ट तो उत्कर्ष के दिया था पहले तो आपने? वो तो जैसे 50 तो मैंने उत्कर्ष कोचिंग कंप्लीट करने के बाद दे दिए। पहले दिया था एक तो कि CHSL का डायरेक्ट ही मैंने CHSL 2023 दिया, उसे मेरे को पता चल गया बहुत पीछे है। फिर सितंबर में मैंने कोचिंग ज्वाइन करके सितंबर में उत्कर्ष का जो CBT लैब में कंडक्ट करवाते हैं फुल लेंथ मॉक, वो दिया था। उसमें मेरे नंबर आए थे 77 नंबर आए थे। 77 मार्क्स इनके फर्स्ट मॉक में थे। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे कोर्स पूरा होता गया कि ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, हर मंथ एक फुल लेंथ मॉक होता है इनके, और बाकी सब्जेक्ट वाइज मॉक होते हैं 3 और 4 मॉक हम मंथली कंडक्ट कराते हैं। उसमें एक तो हम फुल लेंथ लेते हैं कि भाई कोई बच्चा अगर तैयारी करके पूरी बैठा हुआ है, केवल हमारे यहाँ कोचिंग में या कहीं पूरा पढ़ के वो बैठा हुआ है, तो उसको तो एक फुल लेंथ चाहिए। तो उसके हिसाब से प्लस जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे 1 महीने में या 7 दिन में कितना कोर्स हुआ है, अब तक कितना कोर्स हो गया है, उस कोर्स के आधार पे हम एक टेस्ट लेते हैं। यानी 3 टेस्ट आपके कोर्स के आधार पे हो जाते हैं जो चल रहा है, और एक फुल लेंथ होता है। तो फुल लेंथ में कितना स्कोर किया था पहले वाले में? पहले वाले में जैसे फुल लेंथ में मैंने 77 किया था। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज हुआ और वाइज हुआ, कोर्स वाइज हुआ, कोर्स कंप्लीट होता गया, और हर फुल लेंथ मॉक में जैसे 2-3 नंबर बढ़ते गए। 77 थे, उसके 85 हुए, 90 हुए, 6-7। पहले टेस्ट में रैंक कितनी थी आपकी? मेरी रैंक फर्स्ट ही थी मेरी। पहली थी। हाँ, किसी टेस्ट में ऐसा हुआ कि रैंक कम आई? मेरे तो ये था कि CHSL 2023 दिया है ऑलरेडी, तो मुझे आइडिया था, तो मेरे मन में ही कंपटीशन था कि यार क्लास में अपन टॉप पे रहना है, 40 लाख बच्चों से कंपटीशन करना है, तो पहले तो ये 100 बच्चे बैठे हैं, इनमें तो अपन आगे है ना। सोच देखिए सर, सारा खेल सोच का है। इनका मानना ये था कि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, और अभी मैं कक्षा में हम बैठे हैं, 100 से 150 बच्चे बैठे हुए हैं कक्षा में, अगर इनके बीच में रैंक नहीं ला पा रहा तो वहाँ पर कैसे compete करूँगा? तो इनका टारगेट ये था कि पहले तो अपनी कक्षा में फर्स्ट लानी है, अगर कक्षा में फर्स्ट आ गई तो बाहर भी फर्स्ट आ ही जाएगी। तो फिर आपने इसी मेंटेलिटी के साथ आगे काम किया। लास्ट टेस्ट जब उत्कर्ष का हुआ, उस पे कितने मार्क्स थे? लास्ट फुल लेंथ मॉक हमारा जैसे मार्च में हुआ, उसमें मेरे 125 नंबर थे। 125 नंबर आपके थे फुल लेंथ में, और बाहर जाके ज़्यादा आए होंगे जब किसी और संस्थान का आपने टेस्ट दिया होगा। उत्कर्ष का ये है कि मॉक क्वालिटी मॉक बनाते हैं, तो वो उनका हार्डनेस लेवल है वो SSC से बहुत ज़्यादा रहता है ऊपर। मैंने बाहर जाके प्रीवियस ईयर तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा, 50 तो जैसे रो फ्रेश मॉक दिए थे प्रीवियस ईयर दिए, उसमें मेरे नंबर 150-55 आ गए पहले में। हाँ, हमारे यहाँ टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है जानबूझ के, जिससे बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस ना जाए। तो दूसरा, थोड़ा सा हार्ड रखते हैं तो आगे बाहर कहीं टेस्ट देगा या कोई पेपर दे के आया तो वहाँ अच्छा स्कोर होता है उसका, मेहनत करता है बच्चा, अंदर से फीलिंग आती है कि और हम मार्क्स ला सकते हैं और ला सकते हैं, तो इस कारण से बच्चा आगे जाके अच्छा स्कोर करता है। तो बाहर वाले टेस्ट की मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ मैक्सिमम स्कोर कितना रहा? बाहर वाले में मेरे मैक्सिमम स्कोर में पेपर देने गया, उससे पहले मेरा 175-180 के पास आसपास आया था।
175 80 कहाँ रहा बार वाले में जब आप यहाँ गए? पेपर दिला लास्ट पहले 1-2 दिन पहले। ठीक है। कहाँ टेस्ट दिया था आपने? मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया। टेक्स्ट बुक पे। ठीक है। और जब आपके फाइनल स्कोर आया CHSL का वो 155 के आसपास, यानी 20 नंबर का गैप आ गया। तो वही गैप रहा, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है और जो टेस्ट का प्रेशर होता है, दोनों में थोड़ा सा तो अंतर रहता है। और टेस्ट देने से एक फायदा होता है कि बच्चा जो है प्रेशर को झेलने की ताकत उसके अंदर आती है। तो प्रेशर को झेलना जो है वो टेस्ट सिखाता है आपको। तो आप टेस्ट खूब दीजिए। तैयारी हो गई है तो टेस्ट दीजिए, और पूरी तैयारी हो गई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार अच्छे से और प्रयास कीजिए, अपने आप को टेस्टों में निखारिए, देखिए कहाँ कमी रह गई है। एक डायरी बनाइए, मैथ्स में देखिए कहाँ नंबर कट रहे हैं, इंग्लिश में देखिए कहाँ नंबर कट रहे हैं, रीजनिंग में देखिए कहाँ नंबर कट रहे हैं, GS में देखिए कहाँ नंबर कट रहे हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को डायरी में लिखिए, और डायरी में लिखने के बाद उस एरिया पे फोकस कीजिए। वहाँ से कोई बुक्स उठाइए, किसी टीचर की हेल्प लीजिए। वहाँ जब आप हेल्प लेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ बीमारी थी उस बीमारी का इलाज हो चुका है, और वहाँ आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो टेस्ट भी आपने बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से दिए। तो ओवरऑल आपकी जर्नी CHSL की इस तरीके से रही। अब हम CGL की बात करेंगे। वैसे तो CGL का इंटरव्यू हम दोबारा लेंगे सिलेक्शन के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन 2024 CGL में हो जाए, और इनके 320 मार्क्स बन रहे हैं CGL 2024 के मेंस में, और उम्मीद है कट ऑफ 320 से नीचे रहेगी। हमें भी उम्मीद है कि कट ऑफ 305 से लेके 312 नंबर तक रह सकती है, जो उम्मीद है जनरल की कट ऑफ। ठीक है, तो इस कट ऑफ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो SSC जल्द ही रिजल्ट दे देगी 1 महीने के अंदर। तो वहाँ पर SSC CGL की जर्नी भी आप थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कि CGL में मैथ्स में कितने मार्क्स रहे आपके, और कुल स्कोर 320 है, मैथ्स में कितना है? मैथ में 84 है मेरे। 84 है। कितने क्वेश्चन सही हुए? कितने? 28 से ही 2 छोड़ दी मैंने। वही 2 छोड़े इस बार। हाँ। इस बार इन्होंने यहाँ 2 छोड़े हैं, और CHSL में 2 गलत किए। नंबर वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-80 है। ठीक है, सेफ स्कोर है ये। रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे 28 से ही और 2 गलत, 82 नंबर है अभी बार। ठीक है, और GS में? GS में अब की बार क्या आउट ऑफ द ब्लू आ गया पेपर, और मेरे क्या टेक्स्ट बुक में वो मॉक देने में मेरे स्कोर इतना बढ़ गया था कि मेरे पेपर देते समय मेरे को आइडिया आ गया कि यार उस स्कोर से अपन काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो वो मैंने गलती कर दी जो मैंने कभी भी मॉक में नहीं की थी। मैंने 5-6% ऐसे अपने तुक्के मार ले। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको बता दूं। इनके मॉक टेस्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे GS में, तो इनको लगा मेरी GS तो बहुत अच्छी है, तो GS को थोड़ा कम भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा इन्होंने। दूसरा ये कि जब पेपर में रियल सिचुएशन, ये बार सिचुएशन में गए, युद्ध क्षेत्र में जब ये उतरे, तो वहां पर इनका स्कोर ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन एंड में इनको लगा यार GS में अगर इतने नंबर कम रह गए मेरे, क्योंकि GS थोड़ा सा सिलेबस से बाहर का था इस बार में, इसमें मैंने भी देखा है। तो वहां पर इनको लगा कि यार तुक्के लगा देते हैं, और तुक्के अगर मैं 5-6 तुक्के लगा रहा हूँ, 2-3 भी सही होगा तो कुछ मार्क्स तो बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि अपन प्लस में रहेंगे। लेकिन आप माइनस में गए। तो हुआ ये कि 6 तुक्के लगाए थे मैंने काउंट करके, 6 के 6 गलत हो गए। 6 के 6 गलत। 6 तुक्के लगाए, 6 के 6 गलत हुए। और मार्क्स कितने आए आपके GS में? मार्क्स आए मेरे 20 नंबर आए। मार्क्स 20 नंबर आए हैं GS में सर। तो GS में थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आप पेपर देने जाएं तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अपने उन सभी नोट्सों का कंप्लीट रिवीजन जरूर करके जाएं जो आपके गुरुजनों ने आपको लिखवाए हैं, प्लस PYQ कंप्लीट रिवाइज करके जरूर जाएं एक बार। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो बच्चे को पता नहीं चलता है, उसको लगता है कि हमारी तो तैयारी बढ़िया हो गई है, बट जब वो सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो नंबर तो ऑब्वियसली है कि अच्छे ही आएंगे। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने नोट्स पर भरोसा रखें, अपने PYQ पर भरोसा रखें। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं रिवाइज जरूर करके जाएं। जो भी गुरुजनों ने आपको नोट्स लिखवाए हैं वहाँ के नोट्स जरूर पेपर से 15 दिन पहले कंप्लीट रिवीजन आपको करना चाहिए। तो रामचरण जी, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डाउट्स होते हैं, और कमज़ोर बैकग्राउंड से बच्चा आता है, गांव के बैकग्राउंड से बच्चा आता है, सेल्फ स्टडी को हमेशा मैं मोटिवेट करता हूं, और हमारा संस्थान भी सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करता है। सेल्फ स्टडी ही आपकी सफलता की कुंजी होता है। अब मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा कि एक बच्चे को कोचिंग के बाद कितने घंटे अपने आप को समय देना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए? सब्जेक्ट को जैसे मैं पर्सनली बात करूं तो कोचिंग के बाद पूरा सेल्फ स्टडी का खेल है। पूरे 24 घंटे अपने पास है कि 24 घंटे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है।
फिर भी मैं ऐसे एग्जैक्ट काउंट प्रोडक्टिव आवर्स की बताऊं तो मैं 6-7 घंटे पढ़ पाता था। बेहतर प्रोडक्टिव आवर्स यानी जिनमें बहुत अच्छा आपका माइंड चलता है 6 से 7-8 घंटे ये बोल रहे हैं। हाँ, बाकी जैसे 6-7 घंटे निकालने के लिए भी 10-11 घंटे बैठा रहना पड़ता है। उसमें ये है कि ज़रूरी है कि आप फालतू चीज़ें नहीं करें। जैसे मोबाइल का यूज कहाँ तक आपको मानते हैं कि मोबाइल का यूज स्टूडेंट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें ही है सेल्फ स्टडी में बताइए। सेल्फ स्टडी में मोबाइल का ना ज़्यादा रोल नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी जैसे तैयारी में अब हमारे को यही ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है वो है, बाकी चीज़ अगर आप फ़ोन का यूज़ करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपके दिमाग में ये आएगी कि आज ये आया हुआ है वो आया हुआ है, तो मैंने फ़ोन को तो लास्ट में साइडलाइन ही कर लिया था पूरा ही। ठीक है, आप स्मार्टफोन यूज करते थे या कीपैड वाला? स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन है। है। मेरे दो स्टूडेंट पिछली बार सेलेक्ट हुए थे, एक निशा V5 से थी, इनकम टैक्स मिला था उसको। प्रियांशु अभी आपके चंबल में पोस्टल है CGL में सेलेक्ट हुआ था। दोनों B5 के स्टूडेंट थे हमारे जयपुर सेंटर से। दोनों के खास बात मैंने एक बात देखी कि सर दोनों के पास कीपैड था उस समय भी, वो स्मार्टफोन यूज ही नहीं करते थे। तो थोड़ा सा एक्सेस यूज से बचे स्मार्टफोन से। आप बच तो नहीं सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारा डेटा देखना पड़ता है, बट आप कोशिश करें कि एक्सेस यूज से बचे, स्मार्टफोन को यूजफुल बनाएं, यूजलेस ना बनाएं, ऐसा ना बनाएं कि आपके लिए वो धीमा जहर बन जाए। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सभी बच्चों के लिए मैसेज है मेरी तरफ से। तो बाकी आपकी सेल्फ स्टडी यानी कि 6 से 7 घंटे प्रोडक्टिव रहता है बच्चे के लिए। तो बाकी हम आज के इस इंटरव्यू को यहीं रोकना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं अंतिम? बस यही कहना चाहूँगा कि 6-7 घंटे अगर आपने निकाल लिए, कोचिंग के साथ आपने सही से सारी क्लासेस अटेंड कर ली, सारे टेस्ट दे लिए, और उसके बाद 1-2 घंटे में आपने सारा रिवाइज कर लिया कि हाँ ये हो गया, तो अब जैसे ये 6-7 महीने प्लस 3-4 महीने और तैयारी के आपने रिवाइज 2-3 बार प्रीवियस ईयर कर लिए, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया, तो फिर आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा आज रामचरण का इंटरव्यू, जिन्होंने CHSL 2024 में ऑल इंडिया रैंक 273 प्राप्त की है, 273 प्राप्त की है। तो इनके जो विचार थे, इनके जो मन में चल रहा था, वो सब आज हमने जाना। बिल्कुल एक नेचुरल इंटरव्यू की तरह हमने लिया है इसको, और कोशिश की है कि जो मैक्सिमम एक एवरेज स्टूडेंट है वो कैसे सेलेक्ट हो सकता है, 1-1.5 साल की तैयारी में कैसे सेलेक्ट हो सकता है, उस पर हमने फोकस किया। हमने फोकस किया कि कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या एक ही बुक्स को मल्टीपल बार रिवीजन करना चाहिए, इन सब चीज़ों में फोकस किया है। सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करते हैं हम लोग। तो आज के इस सेशन को हम यहीं रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।